Bismillahirrahmanirrahim. This is Medicine Information 18. In this video, we will discuss the full detail of Imodium capsule. Imodium capsule का फार्मूला है लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड और इसका स्ट्रेंथ है 2 mg। इस वीडियो में हम इसके इंडिकेशन, कंट्राइंडिकेशन, इसका मोड ऑफ एक्शन, इसका साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट और कौन कौन सी डिजीज़ में ये इस्तेमाल होती हैं, इस डिज़ीज़ की भी मुकम्मल डिटेल हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले आप लोगों की खिदमत में गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे हर नए आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी के साथ पहुंच जाए। तो अमोडियम कैप्सूल का फार्मूला है लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड और ये ज़्यादातर डायरिया में इस्तेमाल होते हैं। डायरिया में क्या होता है कि हमारे जीआई सिस्टम में एक हरकत पैदा होते हैं जिसको हम पेरास्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। तो ये पेरास्टालसिस मूवमेंट जिसके ज़रिए हम फूड हमारे जीआई में ट्रैक में सफ़र करती है। तो जब ये पेरास्टालसिस मूवमेंट इंक्रीज़ हो जाता है तो क्या होता है कि डायरिया होता है, और जब ये डिक्रीज़ हो जाता है तो क्या होता है, कंस्टिपेशन होता है। तो डायरिया में क्या होता है कि हमारा पेरास्टालसिस मूवमेंट इंक्रीज़ होता है। तो लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड क्या करते हैं कि इस पेरास्टालसिस मूवमेंट जो है ये इसको डिक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से हमारे पास डायरिया ट्रीट हो जाता है। लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड हमारे पास एक ओटीसी ड्रग है। ओटीसी का मतलब है जिसको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि एक शख्स बजाते खुद इस्तेमाल कर सकते हैं बग़ैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन। ये हमारे पास सिर्फ सिम्टम को ट्रीट करता है, ये काज ट्रीट नहीं करता है। मिसाल मतलब ये है कि ये हमारे पास सिर्फ डायरिया को ये ट्रीट करता है, लेकिन इसके काज जो है, जो इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो इसको ये ट्रीट नहीं करती है। इसके लिए एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है। ये सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, डायरिया में इस्तेमाल होती है। डायरिया में क्या होता है कि पेरास्टालसिस मूवमेंट इंक्रीज़ हो जाता है, तो ये क्या करता है, पेरास्टालसिस मूवमेंट को डिक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से डायरिया ट्रीट हो जाता है। ये ज़्यादातर हमारे पास ट्रेवलर डायरिया, जिसको हम सडन डायरिया भी कहते हैं, ये हमारे पास जब हम कंटेमिनेटेड फूड या कंटेमिनेटेड वाटर या कंटेमिनेटेड जो भी है वो हम खाते हैं या पीते हैं, तो इस वजह से ये डायरिया काज होते हैं, जिसको हम ट्रेवलर डायरिया कहते हैं। और ये हमारे पास 3 to 7 डेज़ होता है। डायरिया के हमारे पास मेन 3 टाइप्स है। एक होता है एक्यूट वाटरी डायरिया, दूसरा होता है एक्यूट ब्लडी डायरिया एंड तीसरा होता है परसिस्टेंट डायरिया। एक्यूट ब्लडी डायरिया हमारे पास फ्यू हार्स तक होती है, और ये इसमें हमारे पास सिर्फ वाटरी डायरिया होते हैं। और दूसरा होता है एक्यूट ब्लड डायरिया, जिसके साथ डायरिया तो होता है, वाटरी स्टूल तो होता है, लेकिन इसके साथ ब्लड भी आ रहा होता है, तो इसको हम एक्यूट ब्लड डायरिया कहते हैं। ये हमारे पास 3 to 4 डेज़ के लिए होते हैं। इसके बाद आता है परसिस्टेंट डायरिया। परसिस्टेंट डायरिया हमारे पास ज़्यादा मदद के लिए होते हैं। इसमें वर्म्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जिसके लिए हम फिर अल्बेंडाजोल वगैरह ये भी देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास अनगोइंग डायरिया भी ट्रीट करता है, जिसे हम इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम भी कहते हैं। इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम हमारे पास क्या है, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम हमारे पास इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टाइन के को हम कहते हैं। ये हमारे पास इसमें बहुत सारे डिजीज़ आते हैं। इसके काजेज़ में हमारे पास ऑटो इम्यून आता है। यह ज़्यादातर क्रोनिक इन्फेक्शन की वजह से जो ज़्यादातर हमारे पास वायरल हो, बैक्टीरियल हो, तो इसकी वजह से भी होता है। इसके 2 मेन टाइप्स है, एक है अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रॉन्स डिजीज़। अल्सरेटिव कोलाइटिस हमारे पास सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन तक महदूद होता है, इससे ऊपर नहीं होता है बल्कि। और दूसरा है हमारे पास क्रॉन्स डिजीज़। तो क्रॉन्स डिजीज़ हमारे पास एनी पार्ट ऑफ जीआई सिस्टम इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, और ये ज़्यादातर हमारे पास मोस्टली कॉमन जो अफेक्टेड पार्ट है तो वो लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, और लार्ज इंटेस्टाइन इसका मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड साइट्स हैं। जब हम इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम को डायग्नोस करते हैं तो इसके लिए हम स्टूल आर करते हैं, जिसके ज़रिए हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं, ठीक है, कि कौन से ऑर्गेनिज्म से ये काज होते हैं।
या स्टूलडियर भी इसको कहते हैं। इसके अलावा हम सीबीसी करवाते हैं। सीबीसी में जब हमारे पास डब्ल्यूबीसीज़ ज़्यादा हों तो इसका मतलब है कि इन्फेक्शन है। और ज़्यादा डायरिया की वजह से जब इसके साथ ब्लड लॉस भी हो तो हमारे पास आरबीसीज़ और एचबी के लेवल भी कम आ रहा होगा। इसके अलावा हम इन्फ्लेमेटरी मार्कर को देखते हैं, एरिथ्रोसाइट्स रिमिनेशन रेट जिसको हम एएसआर कहते हैं और इंक्रीज़ होगा। सीआरपी को हम देखते हैं जिसको हम सी रिएक्टिव प्रोटीन कहते हैं, तो वो भी हमारे पास इंक्रीज़ होगा। इसके अलावा हम अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और एमआरआई भी करते हैं। इसके अलावा हम सिग्मोडोस्कोपी करते हैं जिसके ज़रिए हम एक पेन लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसके साथ कैमरा भी होता है। तो वो हम क्या करते हैं, सिग्माइड कोलोन में हम डालते हैं और फिर देखते हैं, इसका एग्जामिनेशन करते हैं। कोलोनोस्कोपी करता है। कोलोनोस्कोपी और सिग्मोडोस्कोपी में सिर्फ इतना फ़र्क है कि कोलोनोस्कोपी हमारे पास सारे इंटेस्टाइन हम इसमें देखते हैं और सिग्मोडोस्कोपी इसमें हम सिर्फ सिग्माइड प्रोसेस देखते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है और ये कोलोनोस्कोपी और एंडोस्कोपी हम इनस के ज़रिए हम एंटर करते हैं। इसके बाद आता है जब अपर पार्ट इन्वॉल्व हो इन्फेक्शन में तो हम एंडोस्कोपी इसके लिए करते हैं। तो एंडोस्कोपी हम ऊपर माउथ की तरफ से करते हैं, ठीक है। इसमें भी यही तरीक़ाकार होते हैं। और तीसरा हमारे पास जो होता है वो है कैप्सूल एंडोस्कोपी। तो कैप्सूल एंडोस्कोपी हम किसे कहते हैं, कैप्सूल एंडोस्कोपी में हम एक कैप्सूल होता है जिसके साथ कैमरा होता है। तो जब हम वो पेशेंट को देते हैं तो वो पेशेंट जब निकल रहा होते हैं तो एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन इसका तस्वीरें खींचते हैं, फिर इसको रिसीवर को भेजते हैं और रिसीवर से फिर कंप्यूटर में डाउनलोड होते हैं और फिर हम इसको देखते हैं। इसके लोपेरामाइड हाइड्रोक्लोराइड के साइड इफ़ेक्ट में आता है डिजीनेस आता है, ड्रोजोनेस, इसके बाद कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है क्योंकि ये हमारा पेरास्टालसिस मूवमेंट जो है वो कम करती है तो इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन भी लाहक हो सकता है। ये इसके अलावा हमारे हार्ट पर इसका क्या असरात है, तो हार्ट पर हमारे असरात है कि ये हमारे पास क्यूटी प्रोलॉन्गेशन करते हैं। जब हमारे पास क्यूटी वेव प्रोलॉन्गेशन होती है तो क्या होता है कि हमारे पास फास्ट और इर्रेगुलर हार्ट रेट हमारे पास आता है, ठीक है। और हम इस पेशेंट को हम नहीं देते हैं जिसका फैमिली हिस्ट्री हो क्यूटी प्रोलॉन्गेशन के बारे में हो। जिसका क्यूटी प्रोलॉन्गेशन ऑलरेडी ईसीजी में हो तो इसको भी हम नहीं देते हैं। जिसके सर्टन हार्ट प्रॉब्लम हो तो उसको भी हम नहीं देते हैं ये। और इसके अलावा जिसका पोटाशियम और मैग्नीशियम लेवल कम हो तो इसको भी हम नहीं देते हैं क्योंकि क्यूटी प्रोलॉन्गेशन की रिस्क इसमें ज़्यादा है। इसके अलावा ओल्ड एज जो पीपल है तो वो भी प्रोन होता है क्यूटी प्रोलॉन्गेशन में तो उसको भी हम नहीं देते हैं ज़्यादातर। इसके अलावा ये हम अल्कोहल और या मैरिजुआना वगैरह के साथ हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें ऑलरेडी डिजीनेस और ड्रोजीनेस है और अल्कोहल भी में भी होता है तो फिर हमारे पास डिजीनेस और ड्रोजीनेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी में अगर क्लियरली नीडेड हो तो फिर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हमारे पास जो नर्सिंग मदर्स है तो इसके लिए ये है कि ये ब्रेस्ट मिल्क में पास्ट होता है ब्रेस्ट मिल्क में, लेकिन ये हमारे पास कोई इफ़ेक्ट नर्सिंग इन्फेंट्स पर नहीं करता है। तो लिहाजा ये ब्रेस्ट फीडिंग में या नर्सिंग मदर है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो ड्रग इंटरेक्शन है तो वो क्या है, ये हम अभी कुछ मेडिसिन डिस्कस करेंगे जो क्यूटी प्रोलॉन्गेशन करते हैं। जब हम इस मेडिसिन के साथ हम ये लोपेरामाइड हाइड्रोक्लोराइड इस्तेमाल करते हैं तो फिर हमारे पास क्यूटी प्रोलॉन्गेशन होता है। अमाइडोरन इसमें आता है, मीथाडोन आता है, मोक्सिफ्लॉक्सासिन आता है, क्वाइनाडिन आता है और सोटालाल आता है। तो ये हमारे वीडियो थी, होप यू लाइक इट।